तो वेलकम प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। आज पहला टर्म आता है करंट। सुना हुआ आपने 10th में। करंट कोई कंडक्टर है, टैक, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। टैक क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कोई कंडक्टर और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, कितने टाइम में, ये होगा उससे, उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। छोटी सी बात थी। ओके ओके ओके, करंट कई यूनिट देखें क्या? देखें यूनिट, देखें क्या? यूनिट देखें क्या? यूनिट यूनिट तो यूनिट ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों साफ दिख रहा है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम को कैपिटल सी से भी दिखाते हैं। और चार टाइम की यूनिट है, ऐसा यूनिट है सेकंड, कैपिटल एस से दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं एम्पियर, ए एम्पियर। एम्पियर का ए स्मॉल होगा, कूलम का सी स्मॉल होगा, सेकंड का एस स्मॉल होगा, पक्का होगा। अगर एक सिंगल लेटर से दिखाएंगे तो कैपिटल ए होगा, होगा होगा, खत्म। तो ये है। क्या आप डिफाइन करना चाहते हैं 1 एम्पियर करंट को? कर सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से, बट मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लिखवाऊंगा, वहां पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो 1 एम्पियर का। फिलहाल यहाँ पर बता दूं, अगर ये चार्ज 1 कूलम हो जाए और टाइम हो जाए 1 सेकेंड, तो 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड यानी कि 1 एम्पियर। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट है। कब कब? अगर 1 कूलम चार्ज जा रहा हो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड, 1 कूलम जा रहा हो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड, तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट है। बहुत सो सिंपल। चलिए, लेकिन लिखवा नहीं रहा क्योंकि 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लिखवाऊंगा, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा। चले आगे तो चलते हैं। तो छोटी सी बात है। अब करंट जो है बच्चों कई तरीके के हैं, करंट कई तरीके के हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में, बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं। खास तौर पे अगर मैं बोलूं, 2 ग्रुप में मैं डिवाइड कर सकता हूं। या तो करंट होगा कांस्टेंट या होगा वेरिएबल। कांस्टेंट या वेरिएबल। अगर मैं बिल्कुल 2 ग्रुप में डिवाइड करूं तो कांस्टेंट और वेरिएबल है जी। चलिए, कांस्टेंट करंट क्या है कि मान लो ये एक वायर था, ठीक है, इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने। तो बैटरी एक ऐसा सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। अगर इसकी लाइफ है, मतलब स्वस्थ है, ठीक है, तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 10 वोल्ट ही रहेगा। अगर उससे कम हो गया, खराब हो गया, तो हम उसको हटा देंगे, हम उसको नहीं मान रहे। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, 10 वोल्ट ही करता है। और इससे क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। मैं मानता हूँ टेम्परेचर वगैरह के इफेक्ट को नेगलेक्ट करता हूँ, तो इससे कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट करंट है। तो ये कांस्टेंट करंट मिल रहा है आपको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। एज्यूमिंग कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो प्यारे बच्चों 2 तरह के करंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को आप बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट और स्टडी करंट, स्टडी करंट। चलिए आपको बात करते हैं। देखो, इसी को बोलते हैं डीसी, बोल देते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, ठीक है। अब डीसी बोला जाता है प्यारे बच्चों, एक मजे की बात बताता हूं। डीसी यहाँ पर फुल फॉर्म देखें तो डायरेक्ट करंट है, लेकिन वोल्टेज के लिए भी ये यूज होता है। अगर कोई वोल्टेज फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना, तो उसको भी डीसी बोला जाता है कि भाई आप इस सर्किट में 20 वोल्ट डीसी कनेक्ट करें, 20 वोल्ट डीसी कनेक्ट करें। जोश इज वेरी हाई। कोई पूछ रहा है जोश, मयंक। तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो मैं बात कर रहा था डीसी लिखा हुआ है 20 वोल्ट डीसी।
तो 20 वोल्ट डीसी, तो डायरेक्ट डीसी का मतलब सिर्फ करंट नहीं होता, वोल्टेज भी होता है। करंट या वोल्टेज दोनों में से कुछ भी होगा, बस फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10 वोल्ट डीसी। तो चलो लगे हाथ डीसी का डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। लिखें क्या? देखो, डीसी डायरेक्ट करंट और स्टडी करंट कैसे लिखेंगे? द करंट और वोल्टेज, द करंट और वोल्टेज whose magnitude and direction, whose magnitude and direction both remain unchanged with the passage of time. The current or voltage whose magnitude and direction both remain unchanged with the passage of time. ठीक है, is called DC, DC बोलते हैं उसको। सही है। ग्राफ प्लॉट करूं, ये लो जी, ये लो, ये लो, ये लो, डीसी के लिए यहीं पर कर दूं क्या? यहीं पर कर देते हैं, जगह भी है। ये टाइम है बच्चों, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज करंट और वोल्टेज एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट रहेगा, टाइम बीतेगा, लेकिन ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, दूसरा वेरिएबल है जो समय के साथ चेंज हो रहा है। इसमें वेरिएबल में एक बड़ा स्पेशल करंट है जिसको आप बोलते हैं एसी। एसी फुल फॉर्म बोलूं तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये स्पेशल है। अल्टरनेटिंग करंट, एक और भी होता है, ट्रांजिएंट करंट भी होता है। अचानक से सर्किट में मान लो ये है कि ऑन कर दिया तो अचानक से बढ़ता है करंट, तो वो क्या होता है? कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, वो ट्रांजिएंट करंट होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, बड़ा स्पेशल करंट है। तो आपके घर में एसी आ रहा है, क्या आ रहा है? एसी। अब ये कोई चीज है, सर्किट है, यहाँ पर आपने एसी लगा दिया। अरे बैटरी का सिंबल ये होता है, तो एसी का क्या होता है? एसी का सिंबल ऐसा होता है, ये एसी को रिप्रेजेंट करता है, एसी को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में एसी आ रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट नहीं है, वो वेरिएबल है। क्या बात कर रहे हो? पहले इसका ग्राफ बनाओ, एक फोटो बनाओ। ये लो जी, फोटो बना लो पहले, फोटो 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 फोटो। ये टाइम एक्सिस है, और ये होगा करंट, और ये साथ में वोल्टेज भी हो सकता है। भाई जैसे डीसी का मतलब सिर्फ करंट नहीं होता, वोल्टेज भी हो सकता है, वैसे एसी का मतलब करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की जो चीजें हैं जहाँ से पावर केबल निकल रहा है ना, वहाँ पर देखो स्टिकर लगा होता है, वहाँ लिखा होगा 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब वोल्टेज के बारे में बता रहा है, एसी है। तो एसी का मतलब फुल फॉर्म भले ही अल्टरनेटिंग करंट हो, लेकिन ये एसी भी होता है और डीसी भी होता है। अच्छा, इसका फोटो बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। क्या देख रहे हैं आप? समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है। ओके, तो आप देखो समय के साथ कभी अगर मान लो करंट या वोल्टेज जीरो था, थोड़ी देर में बढ़ा और बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, घटा, कम हुआ, जीरो हो गया, फिर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक वायर है, करंट कभी इधर है तो इसको पॉजिटिव मान लिया, तो अब इसी वायर में करंट इधर हो गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का और कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन पॉजिटिव बोला तो अपोजिट वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। मेरी खांसना चाहिए, अभी खांसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चलिए बात करते हैं। तो क्या देखा आपने? तो भाई पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन को बोला पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ओहो, ये क्या है? एसी। लगातार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब घट रही है, घट रही है, घट रही है, जीरो होगी। अब आप देखा, पहले तो इधर था और मैग्नीट्यूड पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर अब डायरेक्शन पहले चेंज हुआ, फिर इसमें भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, लगातार ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। चलिए, घर वाले भी सोचते हैं भाई ये कोई पागल वागल तो नहीं हो गए। ठीक है, चलिए
आते हैं वापस। तो एसी का डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हाँ चलो एसी का डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, लगे हाथ, लिखो। द करंट और वोल्टेज, एसी, द करंट और वोल्टेज उस मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, लगातार चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड। द करंट और वोल्टेज उस मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेज आफ्टर ईच हाफ साइकिल, एंड डायरेक्शन रिवर्सेज आफ्टर ईच हाफ साइकिल। आधे साइकिल के बाद देखो देखो देखो, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये 0 से लेके t टाइम हो गया, तो ये हो गया आपका t/2 टाइम। तो आधा t/2 टाइम के बाद, पहले पॉजिटिव था, बाद में हो गया नेगेटिव। t/2 टाइम तक एक डायरेक्शन, उसके बाद आधे साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन क्या हुआ? रिवर्स हो गया। तो द करंट और वोल्टेज उस मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेज आफ्टर ईच हाफ साइकिल। हर आधे साइकिल के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आपके घर में जो एसी आ रहा है देखो बहुत तेजी से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है आपके घर में जो एसी है। कितना? 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 100 बार चेंज होता है इसका डायरेक्शन, देख लो। ठीक है, एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस तरह की 50 साइकिल पर सेकंड बोले फ्रीक्वेंसी या 50 हर्ट्ज बोले, एक ही बात है। ओहो चलिए ये बात है। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं जरा वापस। अगर कांस्टेंट करंट हो तो सीधा फॉर्मूला लगा दो करंट का। सीधा फॉर्मूला लगाने के बाद तो I = Q/T, इतने टाइम के लिए इतना चार्ज फ्लो हुआ, इतना करंट खत्म। लेकिन जब वेरिएबल करंट होगा, चाहे वो एसी की बात हो चाहे कोई भी बात हो, ठीक है, ग्रोथ या डिके हो रहा हो करंट का, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, तो वेरिएबल करंट जब होगा, वेरिएबल करंट होगा जब, तो उस स्थिति में I को लिखेंगे dQ/dt। तो प्यारे बच्चों उस सिचुएशन में हम बहुत कम टाइम के लिए देखेंगे, बहुत कम टाइम, कितना? dt टेंडिंग टू 0, बहुत कम टाइम के लिए, उतने टाइम में देखेंगे उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गया, कितने टाइम में, तो वो उस समय पार्टिकुलर मोमेंट पे करंट होगा। जैसे 11th में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से ये इंस्टेंटेनियस करंट है। चलिए ये बात है, यूनिट तो वही है। तो अब समय आ गया है क्वेश्चंस करने का, चलो करते हैं। इसके ऊपर चन्नू मन्नू नहीं करवा रहा, सीधा Q/T। ठीक है, जरा सीधा इन पे आते हैं वापस, इन पे वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, Q का लिख दिया मैंने 5d³ - 3t स्क्वायर प्लस 100, इतना कूलम। भाई अब क्या है कि कोई कंडक्टर है, उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्यारे बच्चों चार्ज जा रहा है। किस टाइम पे कितना चार्ज जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा है। वेरिएबल चार्ज मैंने बना दिया जानबूझ करके, वेरिएबल चार्ज मैंने बना दिया कि भाई जा रहा है। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई सोच के थोड़ी लिखा, लिखेंगे तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर at any time t, at any time t is given by tach, is given by tach, ये रहा is given by tach। The charge flowing through any cross sectional area of a conductor at any time is given by tach। Then find current through the conductor, then find current through the conductor at t = 2 सेकेंड। पहला पार्ट यही बना दिया। दूसरा,
इनिशियली का मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आना है। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो ट्राई करो आप लोग। दिया आपको 30 सेकंड का टाइम और समय शुरू होता है अब। तो प्यारे बच्चों, माय के सच्चों, अब आप देखिए कुछ बच्चों को आंसर आ गया है। अब देखिए आप, सबसे पहली बात सॉल्यूशन, ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्यू दे रखा है आपको 5t³ माइनस 3t² प्लस 100। तो करंट एट एनी टाइम, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो d बाई डी टी आएगा, तो 5t³ माइनस 3t² प्लस 100। समझे क्या? ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। डी बाई डी टी तो डिफरेंशिएशन ही होता है ना। तो चलो डिफरेंशिएट कर दो। तो ये आ जाएगा राइट साइड में 3t², इसको करेंगे माइनस 3 2t बाकी 0। तो आ गया करंट किसी टाइम पर 15t² माइनस 60, बस खत्म हो गया। ये तो मिला किसी टाइम t पर, t इक्वल टू t पे, लेकिन हमें चाहिए कब चाहिए? 2 सेकंड पे। तो भाई पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो भाई यहाँ पर इसको क्वेश्चन कुछ भी मान लो, चलो 1 माना, इसको 2 मान लो, नहीं मानना कोई बात नहीं। तो फ्रॉम टू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, तो क्या मिलेगा? 15, 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, वेरी इजली गिरा दिया बिजली। तो 460 माइनस 12, ये आ गया 48 एम्पियर। ओहो 48 एम्पियर, क्या ये कम करंट है या ज्यादा है? ये बहुत बहुत ज्यादा करंट है। 1 एम्पियर करंट भी बहुत तगड़ा होता है बच्चों, बहुत तगड़ा। आपके जो सर्किट्स होते हैं, ग्रीन कलर के जो सर्किट्स होते हैं, आपने देखा होगा पीसीबी बोर्ड बोलते हैं, उसमें करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है। 1 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है, और यहाँ तो 48 एम्पियर आकर के तहस नहस कर देगा, सर्किट को जला के राख कर देगा, जला के राख कर लेगा, उस राख को भी खाक कर देगा। कितना जबरदस्त करंट है। दूसरा पार्ट ये रहा, इनिशियली एट t इक्वल टू 0। चलो फिर याद रखने का, तो एट t इक्वल टू 0 याद रखो फ्रॉम 1, तो I इक्वल टू 15 t ये तो 0 आ गया, कभी 0 आएगा कभी नहीं भी आएगा, समझे? कभी 0 आएगा और कभी नहीं भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ओके बच्चों, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी लिखा होता एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करना था, थैंक यू। कुछ भी लिखा हो इस तरह का, तो इस तरह से करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है अगला कि प्यारे बच्चों, मान लो कि यहाँ पर करंट दे रखा है आपको, करंट वेरिएबल करंट दे रखा है क्या? 5t³ माइनस 3t प्लस कितना लिख दूं? 2 लिख दिया, इतना एम्पियर। t दे रखा है इन सेकेंड। तो भाई ये जो कंडक्टर है, ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने लिया, ठीक है जी, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो इस कंडक्टर से करंट जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे आप देख रहे हैं अलग अलग है करंट, टी पे डिपेंडेंट है, टी पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, किसी टाइम टी पर करंट क्या होगा? किसी टाइम टी पर करंट क्या होगा? वो ये एक्सप्रेशन बता रहा है, ठीक है जी। तो आपको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड नंबर 1 कि भाई कुछ भी टाइम दे देता हूं, चलो 0 से लेके 2 सेकेंड टाइम में इस कंडक्टर से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गया। दूसरा पार्ट में बनाने वाला हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए,
0 से लेके 2 सेकंड में ये आपको निकालना है। चलो लिखो क्वेश्चन में डिक्टेट करवाता हूं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय टैक। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय टैक। टैक टैक। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस, इतना। देन फाइंड amount of charge flowing through any cross sectional area. Then find the amount of charge flowing through any cross sectional area of conductor in 0 to 2 second. 3 से 6 सेकंड भी बोल सकता है, कोई भी टाइम बोलेगा। फिर आप 0 से लेके 2 सेकंड बोला है। In 0 to 2 second. Amount of charge flowing through any cross-sectional area of the conductor in 0 to 2 second. Number 2, number of electrons. Number 2 क्या निकाला आपको? Number of electrons flowing through any cross-sectional area in 0 to 2 second. Number of electrons flowing through any cross-sectional area in 0 to 2 सेकेंड। चलो अब ट्राई करो, दिया आपको 1 मिनट का टाइम और समय शुरू हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आप मिलकर करते हैं सॉल्यूशन। भाई यहाँ पर वेरिएबल करंट है तो I इक्वल टू dq/dt का ही सहारा है। हमें चाहिए चार्ज, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dq मिलेगा I इंटू dt। चलो I की वैल्यू रख देते हैं 5t³ माइनस 3t प्लस 2 इंटू dt। ये मिलेगा dq, ये मिलेगा dq। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? क्या करना है? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी dq से q मिलेगा। थोड़े से टाइम dt में थोड़ा सा चार्ज कितना फ्लो हुआ तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। q आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 5t³ माइनस 3t प्लस 2 इंटू dt। कहां से? 0 से लेके कहां तक? 2 सेकंड की बात हुई है। ये t की लिमिट होती है। चलिए यहाँ पर करो इंटीग्रेशन। आता है आपको छोटी मोटी बातें, छोटी बातें, x पावर n इंटू डी एक्स, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। सीधी बात, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, वही पावर डिनोमिनेटर में। ओके 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 ठीक है। प्लस का सी भी होता है जो कि मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। अगर कभी dx है इसका मतलब क्या होगा? x को रेज़्ड पावर 0 1 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 0 यानी कि इतना ऐसे, x रेज़्ड पावर 1 अपॉन 1 यानी कि x होता है। सीधी बात ये। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। जैसे dx का x होता है, dt का क्या होगा? t होगा। ठीक है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जाता है। ये सारी छोटी मोटी बातें पता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट। तो यहाँ पर सीधा लिखो क्या इंटीग्रेट करके? तो 5t⁴ अपॉन 4 माइनस 3t² 2 प्लस 2t आएगा। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लेने का। तो यहाँ पर चार्ज मिलेगा अपर लिमिट यहाँ पर। तो यहाँ पर 5/4 t की जगह पे यहाँ पर रख देंगे 2 तो रेज़्ड पावर 4 माइनस 3/2 t की जगह पे 2 लिखेंगे प्लस 2 t की जगह पे 2 लिखेंगे। चलो एक बार फिर से, और t की जगह यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लिखेंगे, पूरा ही 0 हो गया। थैंक यू, बड़ा आसान हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करना आपको आता है, जितना आएगा आएगा, हम क्या करें, जो आएगा आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5/4 इंटू 16 माइनस 3/2 इंटू 4 प्लस 4 टर्म। तो यहाँ पर क्या आया? टर्म 20 माइनस 6 प्लस 4 24 में से 6 गया 18 कूलम में आएगा। तगड़ा चार्ज है 18 कूलम तो 18 कूलम तो तगड़ा चार्ज है, बहुत तगड़ा चार्ज है भाई, बहुत तगड़ा चार्ज है। देखिए 1 कूलम भी बहुत ज्यादा होता है तो 18 कूलम तो बहुत ज्यादा होगा। एक बात, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया आपने, मुबारक हो, कर दिखाया आपने। कैलकुलेशन चेक करेंगे। दूसरा पार्ट करना है आपको कि भाई चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए। ओहो, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। यस ठीक है,
जो देखो क्या होता है, जो बेसिकली चार्ज कैरियर चाहिए होते हैं करंट फ्लो होने के लिए, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सेमी कंडक्टर जो आप 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं करंट कैरियर्स। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है और आयंस भी होते हैं। आयंस आ जाता है वहां पर, एयर में भी ऐसा होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर फिलहाल करंट कैरियर्स है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपने कूलम्ब लॉ के टाइम पे पढ़ा था। तो Q इक्वल टू NE होता है, तो N आ जाएगा यहाँ पर Q बाई E। E पता ही है आपको, बच्चा छोटा बच्चा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये जानता है। तो यहाँ लगा देने का, तो Q 18 कूलम, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करें और खुशी मनाएं। तो इस तरह से सॉल्व होता है, इस तरह से सॉल्व होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। ये रहा, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ग्राफिकल क्वेश्चन करवा दें, अभी लो भाई ग्राफिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। टक 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 टक। तो प्यारे बच्चों, ये है 2 क्वेश्चन ग्राफिकल होगा। ये है आपका क्यू, ग्राफ बना हुआ है ऐसे, क्या बना हुआ ऐसे, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स दे रखे होंगे, इस तरह से पॉइंट्स दे रखे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे, 2 4 6 8 इस तरह से चलना होगा। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह चलना होगा। ये है इन माइक्रो कूलम और ये है इन मिली सेकेंड में है, ठीक है टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन है लिखवा रहा, किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, वो ग्राफ दे रखा है। ये तो आपको बताना है करंट, जल्दी से बताओ करंट थ्रू द कंडक्टर, जल्दी। तो प्यारे बच्चों, आपने ट्राई कर लिया, तो ये लो, ओहो ये लो, करंट क्या था भाई, dq बाई dt। अरे ये तो स्लोप होता है, ये तो स्लोप होता है, समझता नहीं है बात को। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरह का कोई भी लाइन हो कहीं से भी, तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है बता दो। स्लोप होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x या dy बाय dx। तो यहाँ पर करंट जो मिलेगा आई, वो होगा स्लोप, यानी कि dq बाई dt यही स्लोप होता है, dq बाई dt ये स्लोप होता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, बताइए आपको स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लो ये टाइम t1 है, ये q1 है, ये t2 ले लिया, कोई भी 2 पार्ट ले लो, अनगिनत पार्ट से इस पे ये q2 है। तो यहाँ पर आ गया q2 माइनस q1 t2 माइनस t1। तो q2 कितना है, q2 है भाई 2। अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻6 है, तो दोनों में आएगा माइक्रो, तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ -6। 2 माइनस q1 है आपका 1 डिवाइडेड बाय t2 क्या है, मिली सेकंड में आ गया, तो यहाँ पर मिली मैं बाहर ही लिख लेता हूँ दोनों से। तो चलिए ठीक है, ये कूलम और ये सेकंड। t2 है आपका 4 और t1 है आपका 2, 4 माइनस 2 सिंपलीफाई कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। तो आई आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 3 बल्कि, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 0.5 और ये आएगा इंटू 10⁻⁻3 लग रहा है मुझे इतना एम्पियर, यानी कि 0.5 मिली एम्पियर आएगा। कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन में सिर्फ एम्पियर लिखा होगा, कुछ ने यूनिट नहीं लिखी होगी, दोनों केस में गड़बड़ घोटाला, राम प्रकाश चौटाला। ये ऐसा लिखने का भाई मिली में आएगा, यहाँ पर मिली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन चेक करते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन होगा, हर तरह के करवा दिए ऐसे फोटो वोटो तो
कितने भी बना दो, कोई गिनती थोड़ी है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन है देखो इस तरह से ही करना है, शिकार कर देना है। ये टाइम है और ये आपका, चलो बना देते हैं, ये करंट है। मान लो चार्ज इस करंट जो है कंडक्टर में चेंज हो रहा है, ऐसे वेरिएबल करंट, कोई भी शेप बना दिया, चलो ऐसा बना दिया, ऐसा ट्रपेजियम जैसा बना दिया, कुछ भी बना दिया भाई, कुछ भी बना दिया, कुछ भी बना दिया, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। तो ये मान लो ये है इन मिली एम्पियर, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, गड़बड़ हो जाता है। और ये मान लो 2 है, ये मैंने मान लिया चलो 6 है, इधर कहीं 8 होगा, ये मैंने मान लिया कितना 1 2 3 4 5 आगे 6 ए, क्या लिखूं, ये भी है इन सेकंड लिखूं क्या, चलो सेकंड, ये सेकंड में, टाइम सेकंड में है और करंट है मिली एम्पियर में। एक ही बार लिखी जाती है, यूनिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो भाई आपको किसी कंडक्टर से करंट वेरी हो रहा है, इस तरह से वेरी हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन लिखवा देते हैं, लिखो लिखो द करंट flowing through a conductor, the current flowing through a conductor varies with time as shown in the figure. Current flowing through a conductor varies with time as shown in the figure. Current flowing through a conductor varies with time as shown in the figure. Then find number one. Then find number one, charge crossing any cross-sectional area. Charge crossing any cross-sectional area in 0 to 5 second. In 0 to 5 second. दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through any cross-sectional area in 0 to 5 second. 0 to 5 second. Number of electrons passing through cross-sectional area, any cross-sectional area in 0 to 5 second. और समय शुरू होता है आपका अब, करो। तो प्यारे बच्चों, आपने ट्राई कर लिया होगा, कर लिया, कईयों का आंसर भी आ गया होगा, बिल्कुल। तो अब आपको बताते हैं, चलो मिलके सॉल्व कर लेते हैं। देखो करंट होता है Q बाई टी होता है, और यहाँ से Q मिलेगा I इंटू टी। इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के क्वेश्चन में, जब दो चीजों के प्रोडक्ट से तीसरी चीज मिलती है, तो आप समझ लीजिएगा इसके एरिया से मिलेगा। ये I और T के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, उसके एरिया से क्या मिलेगा, ये तीसरी चीज, चार्ज। चलिए कहाँ से कहाँ तक, अब टाइम इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ से 0 से लेके 5, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये पूरा एरिया लूंगा। अगर बोलता 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड, तो हम इसको नहीं लेते, हम भी बस इस एरिया को लेते, समझ रहे हो, हम सिर्फ इस एरिया को लेते तब। तो अभी फिलहाल बोला हुआ है 0 से 5, तो हम पूरा ही लेंगे। तो चलो इसको O बोल दिया, A B C ट्रापेजियम बन रहा है, साफ दिख रहा है, ये दोनों साइड पैरेलल। तो यहाँ पर चार्ज जो आएगा, पहला पार्ट चार्ज जो आएगा Q, दैट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, यानी कि क्वाड्रिलेटरल OABC। चलो भाई, एरिया क्या होता है ट्रापेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और वो है AB प्लस OC इनटू इनके बीच में परपेंडिकुलर, ये A है, ये M है, तो ये है आपका AM होगा। तो प्यारे बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिख रहा है आपको, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस OC, यहाँ से यहाँ तक 5 दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये यूनिट किसमें है, सेकंड में है। चलो भाई, इतना तो सेकंड है, ये इनटू तक, ये तो क्या है 6 है, ये लेकिन कितने मिली एम्पियर में है, तो
मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। अब प्यारे बच्चों हाफ और ये आ गया 7, देखो एम्पियर इनटू सेकेंड, यही होता है कूलम, यही क्या होता है कूलम। तो यहाँ पर इनटू 6 इनटू 10⁻³ चेक किया आपने, टक 7 आ गया, 6 ही आ गया, इतना आ गया, टक 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 टक, ये मिली आ गया, ये आ गया मिली 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 मिली, स्मॉल एम होता है मिली, इतना कूलम। तो एक पार्ट का तो शिकार हो गया, वेरी इजीली गिरा दिया बिजली। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो चार्ज Q यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, तो Q इक्वल टू Ne। क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करके कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, तो यहाँ से N इक्वल टू Q/E। तो यहाँ पर आएगा Q 21 मिली 10⁻³ कूलम, E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पता ही आपको, सॉल्व किया, इसको डिवाइड करो, आंसर पाओ और खुशी मना लो। तो भाई सारे वैरायटी के क्वेश्चन करवा दिए इस तरह के, ठीक है, छोटे मोटे I इक्वल टू Q/T डिवाइड करने वाले क्वेश्चन जो बचपन में किए थे, करना है तो 4 प्रैक्टिस कर लेना किसी किताब से अगर करने का मन हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कंप्लीट। चलते हैं, पहुंचते हैं अब ओम्स लॉ की तरफ, चलें। ओम्स लॉ की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए ओम्स लॉ की बात करते हैं, बचपन में सीखा था, रिपीट टेलीकास्ट। ओम्स लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक लॉ है, सबसे बेसिक। चलिए, तो कहता है, क्या कहता है, ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है। अच्छा जी, इससे कितना करंट फ्लो हो करेगा बच्चों, इससे कितना करंट फ्लो करेगा, क्या इससे कितना करंट फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है इसके पैरेलल में आपने कितना पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पर वोल्टेज है VA, यहाँ पर वोल्टेज है VB। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो वो होगा VA माइनस VB, इसी को सिंपली V से दिखा दिया। तो यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के पैरेलल में, वो आप बैटरी लगा के करो या कैसे भी करो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा कहता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यही तो है। ठीक है, चलो लिखो ओम्स लॉ फटाफट, लेकिन ध्यान रखना इन्वायरमेंटल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखना है, नहीं तो एक प्रॉपर्टी आपको पता ही है, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस से है ना चेंज हो जाता है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाता है, अभी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो चलिए क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों चलिए ये कहता है, इसको देख के बोल देंगे छोटी सी बात, देखो at constant environmental conditions like temperature, Ohm's law, at constant environmental conditions like temperature, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to, the current flowing through a conductor is directly proportional to the amount of potential difference applied across it. The current flowing through a conductor is directly proportional to the amount of potential drop या potential difference applied across it. जितना ज्यादा potential drop अप्लाई करोगे उतना ज्यादा इससे करंट फ्लो होगा। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोला मैंने, सही बोल दिया। ये तो बहुत बेसिक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, आर से दिखाएंगे, ये रहा आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और आर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली देखूं तो आर की वैल्यू क्या आने वाला है, V/I।
V बाय आई ये आने वाला है, बहुत यूज करोगे, खूब यूज करोगे। 10th में भी किया था, 12th में भी करोगे, उसके बाद भी करोगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा अच्छा, ये बताओ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अभी मैथमेटिकल आते हैं। अभी देखो, हर कंडक्टर में, हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो कोशिश करता है कि उसके अंदर से चार्ज कैरियर जो भी है ना उसको अपोज करे, चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज करे। वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और ये हर कंडक्टर में, हर बॉडी में होती है। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर, ठीक है, या एवरी सब्सटेंस ड्यू टू विच it tries to flow, due to which it tries to oppose the flow of charge carriers through it। यहाँ पर क्या कंडक्टर है तो it tries to oppose the flow of electrons through it। सही, छोटी सी बात की। चलिए 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 यूनिट देखते हैं भाई, यूनिट देखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ आर बहुत बेसिक बातें हैं अभी तो। ये है वोल्ट, और ये भी स्मॉल होगा, एम्पियर, वी कैपिटल, ए कैपिटल, इसी को बोलते हैं ओम। सिंबल है टम। आप डिफाइन करना चाहते हैं 1 ओम। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, 1 ओम। आई लाइक फिजिक्स, आई लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे चलते हैं। 1 ओम को डिफाइन करना है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा, इसको देख के बोलेंगे। तो अगर मान लो आपने कभी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कितना? 1 वोल्ट, और उससे अगर मान लो करंट फ्लो हो गया 1 एम्पियर, उस कंडक्टर से करंट फ्लो कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? आर क्या हो गया? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम। 1 ओम बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है भाई। किसी वायर का हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देता है, इतना कम होता है। अच्छा, तो चलिए लिखते हैं 1 ओम का डेफिनेशन। लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और बॉडी इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 ओम, एम्पियर बोल रहे हो। The resistance of a conductor or a body is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it, on applying 1 volt potential difference across it, across का मतलब पैरेलल, on applying 1 volt potential drop across it, the resistance of a conductor or body is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it on applying 1 volt potential drop across it। इसके पैरेलल में 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया, चाहे बैटरी से लगा दो, उससे अगर करंट 1 एम्पियर हो गया फ्लो, अगर हुआ तब इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये रेजिस्टेंस एक बॉडी का जो है इन चीजों पर डिपेंड करता है। बात कर ले क्या? फटाफट थोड़ा सा कर ले, चलो कर लेते। तो लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी और कंडक्टर डिपेंड्स। नोट्स बनाते जाएंगे वेरी इजीली। अच्छा, उन सबों का ग्राफ, अच्छा ग्राफ नहीं बनाया अभी, बना दूं क्या ग्राफ? 2 मिनट का काम है। चलो इस फैक्टर्स के बाद इसको जरा डिस्कस कर लेंगे, ग्राफ वगैरह। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, सीधी बात है, ये बॉडी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है, लेंथ है एल। तो कहता है नंबर वन लेंथ एरिया होता है, लेकिन अभी मैं बोल नहीं रहा, मैं कुछ और बोलता हूं। नंबर 1 है टेम्परेचर, सब कुछ वो बताएंगे। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? क्या लगता है?
बढ़ेगा या घटेगा? प्यारे बच्चों, बता दूं आपको, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या बात कर रहे हो? यस, वो डिपेंड करता है। अगर वो क्या है, इंसुलेटर है या फिर सेमी कंडक्टर है, तो इन इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज होता है, बल्कि डिक्रीजेज on increasing टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पक्की बात है इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा क्यों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तुरंत बाद पुख्ता सबूतों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बताया। लेकिन दूसरा है आपका मेटल और एलॉय। इन बच्चों, मेटल और एलॉय ये जो होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पक्की बात है इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल एंड एलॉय, ठीक है, देयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज फॉर श्योर, पक्का। क्यों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, उसके बाद हम तसल्ली बख्श इसके बारे में पुख्ता सबूतों के साथ, पूरे फॉर्मूले के साथ अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। दूसरे फैक्टर की तरफ चलता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। भाई कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है ना, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। कॉपर को बहुत अच्छा कंडक्टर क्यों बोलते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, गोल्ड उससे भी अच्छा कंडक्टर है, समझ रहे हो? तो भाई नेचर ऑफ मटेरियल है, समझ रहे हो? तो नेचर ऑफ मटेरियल, सबका नेचर अलग अलग है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये भी हमें डिस्कस करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आसपास, उसके तुरंत बाद, ठीक है ना? करेक्ट। बट ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तीसरा जो आपको 10th में भी पता था, थर्ड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। फोर्थ, भाई आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना रेजिस्टेंस होगा कम। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना रेजिस्टेंस होगा कम। मोटी वायर रेजिस्टेंस कम, मोटी वायर रेजिस्टेंस कम। समझ रहे हो? ओके, दोनों को कंबाइन कर देता हूं, अच्छा लगता है। खत्म हो गया फैक्टर्स। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे, क्या हटा देते हैं। एक कांस्टेंट लगा दे, क्या लगा देते हैं। ओहो, उसको रो से दिखा देते हैं, दिखा दिया, खत्म। ये रो क्या है बताइए आपको, छोटी सी बात 10th की बात। तो रो क्या है? वेयर रो, आज बेसिक क्लास है, ये बेसिक क्लास है, बहुत बेसिक है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ 10th में। तो यहाँ पर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और नाम है रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, बोलते हैं। ओके, यहाँ से रो निकालो, चलो रो की भी बात लगे आप कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यूनिट देखना चाहते हो क्या? यूनिट ऑफ रो, अभी लो जी, इसकी यूनिट है ओम, इसकी है मीटर स्क्वायर, इसकी है मीटर, टर्म से टर्म गया ओम इंटू मीटर। समझता नहीं बात को? क्या हो गया? ओम इंटू मीटर, छोटी सी है बात, खत्म हो गई है बात, ओम इंटू मीटर। अच्छा एक चीज बताऊं, इंडस्ट्रीज में ओम इंटू सेंटीमीटर बहुत चलता है बच्चों, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, मैंने थोड़ा काम किया है वहां पर 3 साल
इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो ये बड़ा यूज होता है ओम इंटू सेंटीमीटर, बड़ा मिक्स है ना। तो ओके, ये भी हो गया जी। आप डिफाइन करना चाहते हैं रेजिस्टिविटी को, मैथमेटिकल डेफिनेशन पक्का, चलो फिर कर लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर बात कर लेते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ रो रेजिस्टिविटी। अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इफ उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और उसका लेंथ है 1 मीटर, तो क्या होगा रो इज इक्वल टू आर, ये भी 1 ये भी 1, तो आपने क्या देखा रो इज इक्वल टू आर, मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू आर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करने वाले हम लोग क्या कि भाई कोई बॉडी है, कोई कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस के बराबर है। कब? अगर उसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। एरिया ये रहा इसका 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ है 1 मीटर, बस ठीक। लिखो फिर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ बॉडी is numerically equal to its resistance. The resistivity of a body is numerically equal to its resistance if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. If its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Oh, very easily, बहुत आसानी से आपने कर दिया, खत्म। यहीं पर प्यारे बच्चों दो छोटे छोटे मासूम टर्म भी होते हैं, ठीक है। कौन सा? एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और एक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करता है। लिखो लिखो लिखो, लिखेंगे द फैक्टर्स ऑन विच, अब सीखते हैं, चलो बता दिया मैंने, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, रो डिपेंड्स। तो भाई कौन से फैक्टर है, कौन से? नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 1 है टेम्परेचर। अब फिर से वही कहानी, जो रेजिस्टेंस की बात है वही यहाँ पर इसकी बात भी है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अच्छा इसमें भी दो केस बनेगा, नंबर 1 इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर। तो इसमें टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पक्की बात है रेजिस्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होने वाली है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी पक्का डिक्रीज होने वाली है। क्यों, कैसे, ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद तसल्ली बख्श डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अच्छा दूसरा अगर आपका मेटल हो या फिर एलॉय हो तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पक्की बात है रेजिस्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाला है, गारंटीड इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद तक के वेट करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है आपका। तीसरा चौथा क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। ना 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 न तो एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप एक नोट लिख सकते हैं क्या? रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन dimensions of a body. Dimension का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, that is length and area of cross section of the body. ठीक है, dimensions of the body यानी कि length and area of cross section of the body. ओके, तो हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लें क्या? करते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। चलो जी चलो। मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, क्या है? एक कंडक्टर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस है
मान लेते हैं चलो 50 ओम है, 50 ओम है, लेंथ कुछ होगा L1 L है। अब उसको आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, उस कंडक्टर को खींचा, स्ट्रेच किया, आपने उस कंडक्टर को स्ट्रेच किया और उसका लेंथ मान लो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, L2 इक्वल टू 4L। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होने वाली है, और होने वाली भी है या नहीं होने वाली। तो लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। A conductor having resistance 50 ohm, a conductor having resistance 50 ohm is stretched to 4 times of its actual length, 4 times to its actual length. Then how will its resistance and resistivity change? Then how will its resistance and resistivity change? How will its resistance and resistivity change? करो बच्चों, शिकार कर दो, दिया आपको 1 मिनट का टाइम, देखते हैं किस किस का ठीक होता है। तो ओके प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ट्राई किया, अब मिल गया सॉल्व करने। पहली बात रेजिस्टिविटी की बात करूं तो नो चेंज। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं हुआ, अगर पहले कॉपर था अभी भी कॉपर है, पहले स्टील था अभी भी स्टील ही है, जो था वही है, तो नो चेंज। रेजिस्टेंस, अगर प्यारे बच्चों L2 हो जाता n टाइम्स ऑफ L, n टाइम्स, तो यहाँ पर R2 हो जाता n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। कई बच्चे 4 टाइम्स लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स आता है, n टाइम्स नहीं, n स्क्वायर टाइम्स आता है। आप बोलोगे R A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो यहाँ तो भाई जितना 3 टाइम, अगर 4 टाइम्स इसको किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, पहले आपको ये बताते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में बताते हैं। तो R2 हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, वही R1 50 ओम। ओहो, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 बन जाएगा C इतना ओम, तो R2 आ गया इतना। अब मुद्दा ये है कि क्यों कह दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, खत्म हो गई बात। 1 नंबर में आया शिकार हो गया, 2 नंबर में आया 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये शिकार हो गया। लेकिन अगर पूरा करना होता, ज्यादा मार्क्स के आते, तो क्या करते आप, चलो अभी करवा देते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, इस कंडक्टर की बात करें, इसका एरिया A1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A2, ये चेंज हो, इसको भी तो नोटिस करना चाहिए था। भाई R होता है, आप बोलते हो रो L/A होता है, ठीक है बात, ठीक है भाई, L बड़ा है, इसके बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एरिया देखो यहाँ पर कम हुआ है, तो इसके डिनोमिनेटर के कम होने की वजह से भी बढ़ेगा, दोनों का इफेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, चलो डिटेल में बात करते हैं फटाफट। स्टार्टिंग में मान लो लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इक्वल टू रो L1/A1, क्वेश्चन नंबर 1। बाद में इस कंडीशन में बाद में हो गया रो L2/A2, क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड कर दूं क्या, कर देता हूँ डिवाइड। चलो 2 को डिवाइड किया 1 से, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, तो यहाँ पर रो से रो कट के मर जाएगा, सेकंड के नीचे L2/L1, A1/A2 आ जाएगा उल्टा। भाई यहाँ देख रहे हो यहाँ पर डिवाइड कर दो, L2/L1 को करोगे तो क्या आएगा, तो ये NL अपॉन में टक टक, तो यानी कि N है, तो L2/L1 की जगह पे क्या लिख दोगे आप, N टाइम्स जो हो गया यहाँ रख देंगे। लेकिन A1/A2 का क्या करें, तो उसके लिए सिंपल बात ये है, भाई आप स्ट्रेच कर रहे हो, क्या इसका वायर का मास चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्या डेंसिटी चेंज हुई, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो फिर वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो पहले था अभी भी वही रहेगा। पहले वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर है मान लो, लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिलेगा L1/A1 इक्वल टू L2/A2। तो यहाँ से देखो बच्चों, A1/A2 क्या मिलेगा आपको, L2/L1 मिलेगा, यहाँ रख दो, तो ये आ गया L2/L1 इंटू
L2/L1, ये भी वही आ गया, तो यहाँ पर आ गया L2/L1 का स्क्वायर, और ये रेशियो क्या है, n था, तो R2/R1 यहाँ पर आ गया आपका n स्क्वायर, जिसका मतलब R2 इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, ऐसे होता है, इस तरह से आता है। सही है, सही है ना। चलिए फिर आज की क्लास में इतना रोकते हैं, अगली क्लास में बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।